Hello and good morning everyone. I welcome you all Eduwards News Analysis. Today is 10th April 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduwards News Analysis. Link आपको description box में provided है. Make sure वीडियो को लास्ट तक देखें so that सारी important news आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन टॉप्स 3000 शोज सेंसस. अब यहाँ पे क्या हुआ है आप सभी को पता है. कल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो कहाँ गए थे? कर्नाटका गए थे, बांदीपुर. ओके यहाँ पर क्या हुआ आप सभी को पता है कि हम 1947 के बाद से ये देखेंगे. उससे पहले 1972 से पहले जो हमारी टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे कैसे होने लगी थी? डिक्लाइन होने लगी थी. तो टाइगर को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आता है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर. एक हमारा टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आता है. टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है. ये कब आता है? 1973 में आता है. कौन सा? टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आता है. आज हम कौन सी डेट में आ चुके हैं? 2023. इसको हो चुके हैं टोटल 50 ईयर्स, है ना. तो ये जो 50 ईयर्स है इसको यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो वहाँ गए. अब यहाँ पे क्या हो, एक सेंसस निकल कर आता है. टाइगर्स का यहाँ पे सेंसस निकल कर आया तो उन्होंने ये बताया कि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है इंडिया में वो कंटिन्यूसली कैसी हो रही है? बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है. आप यहाँ पर देखेंगे, इस मैप में देखेंगे 2006 में इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन कितनी थी? 1411. 2010 में 1706, 2014 में 2000 तक पहुंची, फिर 18 में 2967 और 2022 में अगर हम देखेंगे तो आज हमारे पास टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है? 3167. ओके तो ये पूरा डेटा यहाँ पर सामने प्रेजेंट किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. उन्होंने ये सारे जो फैक्ट्स थे उन्होंने ये सामने रखा. अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर टाइगर को कंजर्व करने के लिए यहाँ एक प्रोजेक्ट भी बनाया गया था. एक इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था. 2019 में ये इवेंट आया था जिसको कहते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कॉन्फ्रेंस. यहाँ पर ये जो बिग कैट का कॉन्सेप्ट है इसमें मेनली किस पर फोकस किया गया है कि जो हमारी 7 बिग कैट्स हैं, जैसे कि कौन कौन सी आपकी 7 बिग कैट्स आ सकती हैं आपकी? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगुआर, चीताज. तो ये किसके अंडर में आते हैं? हमारी जो 7 बिग कैट्स हैं. तो उनको यहाँ पे कंजर्व करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये जो अलायंस है ना, इसको सामने रखा है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर हम क्या कर सकें? यहाँ पर टाइगर्स को कंजर्व, मतलब जितने भी यहाँ पे जो बिग कैट्स हैं उनको यहाँ पे कंजर्व कर सकें सारे यहाँ पे. अब जैसे कि आप सभी को पता आज के टाइम पे G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है. तो यहाँ पर जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो हमारे टॉपिक्स हैं, इंटरेस्ट है, उनको सामने रखा जा रहा है. अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कॉन्फ्रेंस ये हेल्ड की गई थी एंड द 15th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर. तो इसको यहाँ पे इस इवेंट में ये टाइगर पॉपुलेशन के बारे में बताया गया. इसमें एक और फैक्ट है, अभी ये द हिंदू में आया है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसमें टाइगर की पॉपुलेशन के बारे में बताया गया कि टाइगर की पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पाई जाती है. तो इसमें क्या कहा कि शिवालिक हिल्स, गैंजेटिक फ्लड प्लेन्स, हमारा जो सेंट्रल इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट हिल्स में ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन है और सुंदरबंस. यहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसमें तो हमें कंटिन्यूसली क्या देखने को मिला? इंक्रीजमेंट मतलब कि राइज देखने को मिला. बट अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं, ये अगर हम वेस्टर्न घाट्स में आते हैं तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मतलब मेजर पॉपुलेशन ऑफ टाइगर जो है वो स्टेबल थी. मतलब कोई राइज देखने को नहीं मिला, या तो स्टेबल थी या फिर हमें कम दिखाई दिया है. ओके तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी टाइगर से रिलेटेड. एक बार हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं. तो टाइगर की आप बात करेंगे, मोर देन 70% ऑफ टाइगर इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन इंडिया. इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं. 70% ऑफ टाइगर जो है इंडिया में पाए जाते हैं. 15 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैट्स में बी फाउंड इन इंडिया. इंडिया में 15 डिफरेंट जो स्पीशीज हैं दिस वाइल्ड कैट की, टाइगर्स की, वो इंडिया में पाई जाती हैं. उसमें से 40% हमारी जो नॉन स्पीशीज हैं. ओके 9 of 15 cats are sadly threatened, vulnerable और endangered. और इसमें से जो 9 स्पीशीज हैं, 9 out of 15 इसमें हम बोलेंगे तो वो क्या है? थ्रेटेंड है, वल्नरेबल है और endangered की कैटेगरी में आती हैं. इन द पास्ट 150 years, the global tiger population has decreased by approximately 95%, pleasing these magnificent animals in a danger going extinct. अब यहाँ पे अगर हम पास्ट 150 years से देखेंगे तो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. ओके इसी के चलते यहाँ पे आयुसीन के स्टेटस में भी देखेंगे वियतनाम में तो ये एक्सटेंट की डिक्लेयर कर दिया गया है. कंबोडिया एंड लाओस में भी 2022 में टाइगर्स को यहाँ पे एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिया गया था. ओके अब इंडिया में टाइगर के हम रिजर्व देखेंगे
अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं और टाइगर बिकम द नेशनल एनिमल इन इंडिया 1973। जब हमारा टाइगर प्रोजेक्ट आता है उसके बाद से ही जो हमारा टाइगर होता है उसको नेशनल एनिमल यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है। ओके, तो आई होप यहाँ पे सारे जो फैक्ट्स हैं आपको क्लियर होंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज क्रिएटेड 1936 फॉर द टाइगर कंजर्वेशन। टाइगर कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो टाइगर कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को क्रिएट किया गया था कब? 1936 में। तो आप ये देख सकते हैं कि मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले ही हमने यहाँ पे क्या किया था, टाइगर को कंजर्व करना स्टार्ट कर दिया था। टाइगर्स 2 कंडीशन से यहाँ पे किल हो सकते हैं, या तो उनको कोई डिसीज हो जाए या फिर वो डिसेबल्ड हो, किसी चीज़ से वो मतलब कोई डिसीज हो, डिसेबल हो, उससे वो रिकवरी ना हो पा रही हो, या फिर द थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बींग्स के कारण भी क्या हो सकती है कि उनकी लाइफ को यहाँ पे थ्रेट हो सकता है। हमने यहाँ पे टाइगर रिजर्व देखे इंडिया में, कौन कौन से? शिवालिक हिल्स एंड गेंजेटिक प्लेन्स, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मपुत्र प्लेन्स एंड सुंदरबंस में टाइगर्स पाए जाते हैं। यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट आता है हमारा। टाइगर को यहाँ पे क्या करने के लिए? सेव करने के लिए इंडिया ने क्या स्टार्ट किया था? इनिशिएटिव लिया था, टाइगर इनिशिएटिव इन 1973, जिसे हम कहते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट टाइगर कीप्स आई ऑन 54 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया विच मेक्स अप रफली 2.21 ऑफ द नेशंस टोटल लैंड एरिया। तो इसमें मतलब हमारे इंडिया में अगर हम देखेंगे तो 54 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में। ओके, उसमें से रफली अगर हम देखें तो 2.21 जो % हम नेशन का लैंड है वो टाइगर्स के लिए हमने क्या करके रखा है? रिजर्व करके रखा है। ओके, अभी टाइगर्स की जो ये सेंसस होती है, मतलब जो काउंटिंग वगैरह होती है, उनकी जो पूरी आप मतलब की जो चीज़ें हैं वो कौन यहाँ पे ऑब्जर्व करता है? तो एनटीसीए क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो ओवरसी करती है टाइगर का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, कहाँ पर कितने टाइगर हैं, उनका जो पूरा सेंसस है वो सारा कौन करता है? एनटीसीए। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे टाइगर से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया टू ब्रिज लैंग्वेज गैप विद नेबर्स। अब इंडिया यहाँ पे क्या प्लान कर रहा है कि हमें जो ये लैंग्वेज गैप है बिटवीन जो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि म्यांमार, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमारे बीच में देखिए, हम जितनी भी कंट्रीज हैं एक कल्चरल एक दूसरे के साथ हमारे जो कल्चरल रिलेशन है, बहुत सारा जो कल्चर है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बट लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज सबसे बड़ा इशू बन जाता है, जिसके बीच में हमारे बीच में क्या है? गैप जो है क्रिएट हो रहा है। तो ये जो लैंग्वेज गैप है इसको हम क्या करना चाहते हैं? ब्रिज करना चाहते हैं, इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया क्या प्लान कर रहा है। India is planning to create a pool of experts in language spoken in countries such as Myanmar, Sri Lanka, Uzbekistan, Indonesia to facilitate better पीपल टू पीपल एक्सचेंज। तो मतलब इंडिया यहाँ पे क्या प्लान करना चाहता है कि हम एक एक्सपर्ट्स का पूल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे म्यांमार, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, यहाँ पर ये पीपल इन कंट्रीज की जो लैंग्वेजेस हैं उनको वो वहाँ पर क्या करें? अच्छे से बोल पाएं, स्पीक कर पाएं। इससे देखिए तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन हैज इन्विसाज्ड अ स्पेशल प्रोजेक्ट। हमारे यहाँ एक स्पेशल प्रोजेक्ट आया जिसको हमने क्या नाम दिया है? द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज। ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? जितने भी हमारे पीपल हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, 10 आउट ऑफ 5 जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा इन ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये जो 10 लैंग्वेजेस यहाँ पे आइडेंटिफाई की गई हैं, इनको यहाँ पे क्या किया जाएगा? उनको यहाँ पे इसकी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब हमारे पास क्या शेयर्ड हेरिटेज है, हमारा शेयर कल्चर है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अब देखिए ज़्यादातर अगर हम इंडिया में देखें तो जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कि हम स्पेनिश को लर्न करने में ज़्यादा फोकस लगाते हैं, फ्रेंच को, जर्मन को, इवन अगर हम एशियन की बात करें तो चाइनीज़ लैंग्वेज या फिर जापानीज़, है ना, तो ये सारी लैंग्वेज पर हमारा फोकस क्या है? ज़्यादा रहता है। बट अगर हम नेबरिंग कंट्रीज हमारी, जैसे हम बात करते हैं भूटानीज, उज्बेकिस्तान, म्यांमार, कंबोडिया, तो इन लैंग्वेज पर हमारा ज़्यादा फोकस नहीं होता है। बट इन कंट्रीज़ के साथ हम क्या शेयर करते हैं? हमारी हिस्ट्री शेयर करते हैं, हमारा हेरिटेज शेयर करते हैं, हमारा कल्चर शेयर करते हैं। अगर लैंग्वेज क्या बन सकता है? हम इतनी सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट लैंग्वेज क्या बन जाता है? हमारा एक गैप क्रिएट कर देता है इन हमारे रिलेशंस में। इसी के चलते अब यहाँ पे क्या किया गया है कि इंडिया को क्या जरूरत होती है कि एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, एक इंटरप्रेटेटर की यहाँ पर जरूरत होती है इन कंट्रीज से हमारे चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। ओके, तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस किया गया कि अब हम क्या करेंगे? लैंग्वेज ये जो गैप है इसको ब्रिज करने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है कि किस तरीके से हम इसको कर सकेंगे, क्योंकि इंडिया में अगर हम देखें तो ऐसी लैंग्वेज को स्पीक करने वाले बहुत ही कम लोग मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे दो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड की गई, दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं कि हम क्या कर सकते हैं। वन इज स्टार्ट
ties up wherein teachers from these countries come and teach courses in India। हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो कंट्रीज हैं यहाँ से टीचर्स को बुलवा सकते हैं और वो क्या करेंगे, इंडिया में आकर ये जो लैंग्वेज का जो कोर्स है उसको यहाँ पे टीच करेंगे। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो इन कंट्रीज में जाकर, जहाँ पे इन कंट्रीज में जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं उनसे वो लैंग्वेज को सीख कर और फिर इंडिया में वापस आ सके। ओके, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर डिस्कस की गई जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन लैंग्वेज जो है उसको यहाँ पर सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अवेटिंग लिफ्ट ऑफ इनटू सेकंड स्पेस एज। अब इस आर्टिकल में आप देखेंगे तो आपके लिए जो फैक्ट्स हैं बहुत सारे हैं, तो आपको उस पर फोकस करना है। इसमें मेनली ये फोकस किया गया है कि 1960s से पहले अगर हम देखें तो स्पेस का जो हमारा पूरा अगर हम देखेंगे पार्ट, वो किस पर था, गवर्नमेंट ओन था। गवर्नमेंट उसको क्या करती थी, ओन करके रखती थी। ओके, धीरे धीरे फिर क्या होने लगा, इसमें जो हमारा स्पेस सेक्टर है उसमें प्राइवेट जो एंटिटीज हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होने लगा। तो उसमें उसी सारी चीज़ों को बताया गया है कि अगर प्राइवेट एंटिटीज गवर्नमेंट के साथ आकर मिलती हैं, एक साथ आते हैं, तो जो हमारा स्पेस हम क्या करेंगे, जो हमारा स्पेस सेक्टर है उसमें और ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, अब इसमें देखिए इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो पहले हमको उनको नोट डाउन करते चलना है। पहला क्या है, द स्पेस एज बिगिन 1957। 1957 से अगर हम देखें तो हमारा स्पेस एज बिगिन होता है विद द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट स्पुतनिक 1 एंड इन 1961 कॉस्मोनॉट यूरी गैगरियन बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट पर्सन इन स्पेस। तो देखिए स्पेस में सबसे पहले कौन गए थे, यूरी गैगरिन। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। मून में सबसे पहले कौन गए थे, नाइल एमस्ट्रॉन्ग 1969 में ये गए थे। ओके, तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो फैक्ट्स हैं आपको ये नोट डाउन करते जाना है। उसके बाद कोल्ड वॉर में अगर हम देखेंगे, जब 1950s से लेकर आप देखेंगे यहाँ पे 1950s टू 1991, ये जो कोल्ड वॉर से पहले का जो एरा था, उस टाइम पे हम देखेंगे यूएस एंड यूएसएसआर। 1991 के बाद यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है। उससे पहले यहाँ पे यूएस और यूएसएसआर एक साथ आकर कोलैबोरेट करके क्या करते थे, सैटेलाइट्स को लॉन्च करते थे। आप यहाँ पे देखेंगे बिटवीन द 1950s एंड 1991 द पीरियड डोमिनेटेड बाय कोल्ड वॉर 60 to 120 स्पेस लॉन्चेस टुक प्लेस एनुअली एंड 93% ऑफ द वर बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईस्टवाइल यूनियन ऑफ सोवियत सोशल यूएसएसआर गवर्नमेंट्स। तो इसमें ये कहा रहा है कि ये कहना चाहते हैं कि जो ये कोल्ड वॉर का एरा था, मतलब कि कोल्ड वॉर एरा से पहले 1950s टू 1990s, यहाँ पर यूएस और यूएसएसआर का क्या था, डोमिनेशन हमें यहाँ पर दिखाई देता था। लास्ट ईयर अब देखेंगे, बट धीरे धीरे क्या होने लगा, मतलब कि एक तरीके से आप देखेंगे गवर्नमेंट ओन था, बट धीरे धीरे हम देखेंगे लास्ट ईयर हमने यहाँ पे क्या देखा कि अब जो स्पेस एंटिटीज हैं, मतलब प्राइवेट एंटिटीज हैं, उनका स्पेस सेक्टर में यहाँ पे डोमिनेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, एलोन मस्क का स्पेस एक्स, उसमें से अगर हम देखें 180 रॉकेट्स स्पेस लॉन्च उन्होंने किया, 61 एलोन मस्क ने यहाँ पे लॉन्चेस किए हैं। 90% of global space launches since 2020 are by and for by the private sector। तो मतलब इसमें यही बताया जा रहा है कि जो अब आज के टाइम पे 90% ऑफ जो ग्लोबल यहाँ पे लॉन्चेस हो रहे हैं, स्पेस लॉन्चेस हो रहे हैं 2020 में हमने देखा, वो किसके द्वारा हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हो रहे हैं। इंडिया की जर्नी की बात करते हैं स्पेस सेक्टर में, तो 1960s में हमने यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्पेस एज है वो स्टार्ट होता है। ओके, द फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट यूएस सप्लाई नाइक अपेच वॉज लॉन्च एट तुम्बा केरला इन 1963 एंड 1969 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप। अब देखा हमारा जो पहला रॉकेट था वो यूएस की सप्लाई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था तुम्बा में 1963 में, और 1969 में हमारा क्या बना था, इसरो बना था। इसरो को हमने क्या किया था, यहाँ पर सेटअप किया था। ओके, धीरे धीरे हम भी यहाँ पर इंडिया की जर्नी की यहाँ पे बात की जा रही कि हम यहाँ पर क्या लेकर आए, हमारा जो स्पेस सेक्टर है वो यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फिर हमारा जो मेजर प्रोजेक्ट था वो कौन था, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, इसमें इन्वॉल्व हुआ, जिसमें यूएस की जो सैटेलाइट्स को हमने यहाँ पे लीज किया, इन्वॉल्व किया था। और 1975 और 1976 में यहाँ पे एजुकेशनल आउटरीच हुई, 2400 विलेजेस कवरिंग 5 मिलियन पीपल को उसको यहाँ पे कवरेज की गई। तो यहाँ पे साइट को लेकर आ गया, मतलब जो टेलीविजन एक्सपेरिमेंट्स है उसको यहाँ पे किया गया था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था इंडिया के लिए। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इनसेट 1980s को, फिर हमने जीसेट यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो धीरे धीरे हमारा क्या होने लगा, जो हमारी कंट्री है वो स्पेस सेक्टर में यहाँ पे आगे बढ़ती गई। हमने अब देखिए आज के टाइम पर हम देखेंगे गगनयान मिशन हो रहा है, हमारा मंगलयान मिशन हो रहा है, चंद्रयान मिशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें स्पेस सेक्टर की पोटेंशियल के बारे में बताया कि स्पेस सेक्टर में कितना ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल है। तो ये बताया जा रहा है कि आज के टाइम पर
प्राइवेट एंटिटीज और गवर्नमेंट एक साथ सामने आ चुकी हैं, तो ये द ओरिजिन ऑफ सेकंड स्पेस एज कैन बी ट्रेस्ड ऑन द इंटरनेट। हम यहाँ पे क्या ट्रेस कर सकते हैं कि स्पेस एज का क्या आ चुका है, सेकंड एज आ चुका है 1990s के बाद से देखेंगे। ओके, अब देखिए इसमें हम डेटा की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी की अगर हम बात करें, आज इंडिया में भी देखेंगे, इंडिया का जो ब्रॉडबैंड है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 5G हमने यहाँ पे प्रॉमिस कर चुका है। अब हमारी जो ग्रोथ है वो किस में हो रही है, डबल डिजिट एनुअल ग्रोथ डिमांड फॉर सैटेलाइट बेस्ड सर्विस। यहाँ पर जो सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज हैं वो डिमांड कर रही है किसकी, डबल डिजिट एनुअल ग्रोथ की। अगर हम ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि कितनी है ग्लोबल स्पेस 2020 में, $450 बिलियन क्या है ये एस्टिमेशन था। अब ये धीरे धीरे ग्रो करके 2020 में जो हम स्पेस इकोनॉमी की बात करते तो कितना था, 450 बिलियन। और हम बात करें 2025 तक जो हमारी स्पेस इकोनॉमी होगी वो इकोनॉमी कितनी होगी, $600 बिलियन तक पहुंच सकती है। ओके, तो मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस में हमारा कितना ज़्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं। और इससे ये भी बताया जा रहा है कि हम इससे 2 लाख यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 लाख जो है जॉब क्रिएशन यहाँ पर हो सकती है, जो डायरेक्टली बेनिफिट्स करेगा हमारी इकोनॉमी को और हमारी एक जो पोजीशन उसको यहाँ पे स्टैब्लिश करने की। ओके, तो इसमें ये जो सारे फैक्ट्स में ये पूरा बताया गया कि प्राइवेट सेक्टर का क्या होना चाहिए। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो ओनरशिप है प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। ओके, अब यहाँ पे कुछ है, टुडे यहाँ पे स्टारलिंक ऑपरेट्स अ कॉन्स्टलेशन ऑफ ओवर 3500 सैटेलाइट्स हैज अ मिलियन पेइंग कस्टमर्स। अब इसमें देखिए ये स्टारलिंक क्या है, ये कॉन्स्टलेशन को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे पहला फैक्ट बनता है, स्टारलिंक किससे कनेक्ट है, कॉन्स्टलेशन ऑपरेटर से। इसमें 3500 जो सैटेलाइट्स हैं वो इसमें यहाँ पर सामने हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो एयरटेल ने भी यहाँ पे क्या वन वेब लेकर आए थे जिसमें प्रोजेक्ट कॉन्स्टलेशन ऑफ 40,000 सैटेलाइट्स ईच। एंड जेफ बेजोस ऑफ अमेजन हैज लॉन्च प्रोजेक्ट कूपर। तो यहाँ पे आपको सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे याद रखना है। पहला एयरटेल का यहाँ पे कौन सा स्टेक था आपको याद रखना है, स्टारलिंक और वन वेव एक साथ आकर आते हैं, जिसमें हमने क्या कहा है, प्रोजेक्ट कॉन्स्टलेशन, जिसमें यहाँ पे 40,000 सैटेलाइट्स हैं। और यहाँ पे जो हमारे अमेजन के आप कह सकते हैं CEO हैं जेफ बेजोस, उनका जो प्रोजेक्ट कौन सा, क्यूपर, टू ब्रिंग लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अराउंड द ग्लोब। मतलब वो क्या करना चाहते हैं, अराउंड द ग्लोब यहाँ पे एक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को इंश्योर करना चाहते हैं। ओके, अब इस आर्टिकल में तो पूरा यही बताया जा रहा है कि हम किस तरीके से स्पेस सेक्टर में जो स्पेस एज है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। बट इसके कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्प्लीकेशंस भी हैं। इस आर्टिकल में तो अच्छा ही बताया गया पूरा कि इसरो ने यहाँ पे क्या 35 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स को यहाँ पे मैनेज किया है। हम यहाँ पे 8 जो नेविगेशन से अभी रिमेनिंग है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स अभी चल रही हैं। अगर हम इसरो की बात करते हैं तो अभी हम चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, ये जो स्पेस मिशन है इनको यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। ओके, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम प्राइवेट एंटिटीज को यहाँ पे सामने लेकर आ रहे हैं। इन रिसेंट ईयर्स अ सीरीज ऑफ पॉलिसी पेपर्स हैव बीन सर्कुलेटेड फॉर डिस्कशन आज स्टैमकॉम टेलीकॉम पॉलिसी ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन पॉलिसी एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो ये सारी पॉलिसीज भी आ रही है जिससे हम क्या कर रहे हैं, जो स्पेस सेक्टर्स को मैनेज भी किया जा रहा है। ओके, द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू जॉइन द सेकंड स्पेस एज एग्जिस्ट, इट शुड नॉट बी लॉस्ट। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि इंडिया के लिए क्या है, जो सेकंड स्पेस एज है वो एग्जिस्ट कर रहा है और इंडिया को इसको लॉस नहीं मतलब कि खोना नहीं चाहिए। सेकंड स्पेस सेक्टर मतलब कि जो प्राइवेट एंटिटीज़ का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट सामने हुए बढ़ता हुआ नजर आ रहा। अब देखिए इस आर्टिकल में तो अच्छी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, हम इसके कुछ इम्पैक्ट भी देख लेते हैं कि धीरे धीरे कंट्रीज़ के बीच में क्या हो रहा, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन मतलब कि कौन सी कंट्री यहाँ पे कितने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही है। तो स्पेस सेक्टर में यहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज होना इज नॉट अ गुड थिंग, है ना। कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, हर एक कंट्रीज अब क्या करना चाहती है, अपना अपना यहाँ पे स्पेस स्टेशन को स्टैब्लिश करना चाहती है। हमने पहले देखा था 1950 जब 1950 टू 1991 यहाँ पे यूएस और यूएसएसआर का एक सिंगल स्पेस कोलैबोरेशन होता था और सिंगल यहाँ पे स्पेस स्टेशन था। बट उसके बाद से जब यहाँ पे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, आज की आप वर्ल्ड सिचुएशन देख रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर देख रहे हैं, तो यहाँ पर धीरे धीरे इंडिया भी क्या करना चाहता है, अपना जो अलग स्पेस स्टेशन है उसको यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहता है। यूएस ने अपना अलग स्पेस स्टेशन स्टैब्लिश किया, अब कंट्रीज क्या करें, धीरे धीरे यहाँ पे अपना अलग अलग स्पेस स्टेशन स्टैब्लिश करें। इससे क्या होगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा कंट्रीज के बीच में। यहाँ पे जो कोलैबोरेशन पहले होता था अब वो यहाँ पर नहीं होगा। पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया। दूसरा, स्पेस सेक्टर में अगर हम इतनी ज़्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, ओके, तो इससे क्या होगा, स्पेस में एक आप कह सकते हैं पॉल्यूशन होगा।
पॉल्यूशन जो डेब्रिज है वो यहाँ पर इंक्रीज होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं उन पर क्या पड़ सकता है, इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। सेकंड चीज इसमें क्या, थर्ड चीज इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि जो स्पेस सेक्टर है उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वेपनाइज किया जा रहा है। ओके मतलब एक कंट्रीज दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में जो स्पेस है उसको यहाँ पे यूज किया जा रहा है। हमने यहाँ देखा था कि कंट्रीज किस तरीके, जैसे कि ऑयल हमने यहाँ पे एक बार डिस्कस किया था कि ऑयल को किस तरीके से यहाँ पे वेपनाइज किया जा रहा है, ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको कम करके उसको एज अ वेपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ वर्ल्ड में हर एक चीज को किसी ना किसी तरीके से वेपनाइज करके दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में यूज किया जा सकता है। ओके तो हमें यहाँ पे इंश्योर करना होगा कि इन सारी चीजों से हम कैसे सामने मतलब कि इसको फेस कर सकें। ओके तो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज डायरेक्टिंग AI फॉर बेटर एंड स्मार्टर लेजिस्लेशन। इसमें ये कहा जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारे लेजिस्लेशन में मतलब कि उसकी बेटर फंक्शनिंग के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए उसको यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड ओवर। सिर्फ इंडिया की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या कर रहा है, सबको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके देखिए मोस्ट मैच्योर डेमोक्रेसीज आर नाउ यूजिंग AI टूल्स फॉर बेटर पीस ऑफ लेजिस्लेशन एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। अब मैच्योर डेमोक्रेसीज में बात की जा रही है कि अब वर्ल्ड में जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं अब वो क्या कर रही हैं, AI का यूज़ कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रही हैं, किसके लिए, पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के लिए और प्रोसीजर के लिए। ओके यहाँ पे अब देखिए इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो यूज़ कर सकते हैं। आप सभी को पता है जब से यहाँ पे कोविड आया है उसके बाद से हम बहुत ज़्यादा क्या हो चुके हैं, डिजिटलाइज हो चुके हैं। इवन कोविड के टाइम पर बहुत सारी जो हमारी प्रोसीडिंग्स थी आपने देखा होगा, जुडिशरी में देखेंगे आप, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में देखेंगे, तो बहुत सारी जो हमारी प्रोसीडिंग्स थी वो कैसी हो रही थी, ऑनलाइन हो रही थी, डिजिटलाइज हो गई थी। इसी के चलते यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारे पार्लियामेंट में, उनकी फंक्शनिंग में, पॉलिसी मेकिंग में उसको सामने ला सकते हैं। अब इंडिया के लिए पहले हम ऑब्स्टिकल्स की बात कर लेते हैं कि इसमें हमारे सामने क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या क्या हिंड्रेंस हैं। पहला, इंडिया में जितने भी लॉज हैं उन्हें क्या करना होगा, कोडिफाई करना होगा, है ना। वी फर्स्ट नीड टू कोडिफाई द लॉज। बट यहाँ पे चैलेंजेस क्या आ रहे हैं कि जो करंट हमारे जो लॉज हैं वो कैसे एपिक हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, और उनके बीच में जो लॉ मेकिंग और लॉ इम्प्लीमेंटिंग और लॉ इंटरप्रिटेटिंग, मतलब कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये जो तीनों हमारी बॉडीज हैं इनके बीच में क्या है, आपको ह्यूज गैप देखने को मिलता है, जिसके कारण हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, लॉज को कोडिफाई नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए इंडिया ने पहले तो इंडिया कोड पोर्टल उसको सेटअप किया था, बट इसमें यहाँ पर जो हमारे जो पूरे कोड लॉज हैं उनको यहाँ पर सामने नहीं रखा गया था, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर हमारे लिए क्या बन रहा है, एक थोड़ा सा हिंड्रेंस मतलब ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है। नेक्स्ट इसमें ये कहा गया है कि द इंटरफेस शुड कंटेन अ कंप्लीट चेन राइट फ्रॉम पेरेंट एक्ट टू द सबऑर्डिनेट पीस ऑफ लेजिस्लेशन पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट नोटिफिकेशन। तो मतलब हम यहाँ पे ऐसा एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना चाहिए, सारे लॉज को यहाँ पे कोडिफाई करना चाहिए कि जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको भी रखना होगा, जो हमारे अब न्यू लॉज बन रहे हैं उन्हें भी रखना होगा, किसी एग्जिस्टिंग लॉज में जो यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है उससे भी यहाँ पे क्या करना होगा, धीरे धीरे जो ये पीसेस है उनको यहाँ पे इन्वॉल्व करना होगा। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे एक 360 व्यूज जो है उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। ओके इसमें लास्ट ये भी कहा गया कि वी नीड टू मेक अ लॉ मशीन कंज्यूबल विद द सेंट्रल लॉ इंजन विच कैन बी सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर ऑल सेक्ट सबऑर्डिनेट पीस फॉर लेजिस्लेटर गैजेट कंप्लायंसेस। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ही टूल आ जाएगा, मतलब कि देखिए हमारे पास कोई ऐसा एक टूल आ जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हमें पास सारी चीज़ें पता हो, जिसमें सारे हमारे जो पार्लियामेंट लॉज बनाती है, जो अमेंडमेंट्स होते हैं और जितने भी स्कीम लेकर आती है गवर्नमेंट, तो इससे क्या होगा, जो जैसे कि कोई स्कीम ही लेकर आई, कोई वेलफेयर स्कीम आई, अब उसके बारे में हमने स्कीम के बारे में सारे जो उसके प्रोविजंस थे हमने वो पोर्टल में डाल दिए। अब उस स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है या कौन एलिजिबल नहीं है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, अपनी जो पूरी मतलब कि अपनी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है उस पोर्टल में पुट करेगा, फिल करेगा, उससे यहाँ पे पता चल जाएगा कि उस जो भी ये वेलफेयर पर्टिकुलर स्कीम है क्या उसके लिए वो एलिजिबल है या नहीं है।
इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो हमारा लेजिस्लेशन है उसको और ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। अदर कंट्रीज़ के, हम वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इसकी शुरुआत हो चुकी है। कंपेयर टू वेस्टर्न डेमोक्रेटिक नेशंस, द इंडियन पार्लियामेंट्रीज मैनेज कॉन्स्टिट्यूंसी विद अ ह्यूज पॉपुलेशन। ओके, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में देखा गया कि उनका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने एआई टूल को यहाँ पे क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है, जो कि क्या करेगा, ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस डिफरेंसेस बिटवीन बिल्स अमेंडमेंट्स करंट लॉ। तो वो यहाँ पे क्या करता है, ऑटोमेट कर दिया है, एक एआई टूल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, जो क्या प्रोसेसिंग करता है कि जो बिल्स हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, जो अमेंड्स हैं, जो करंट लॉज हैं, बिल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे यहाँ पे प्रोविजंस हैं, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। नीदरलैंड में भी हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, स्पीच टू राइट। स्पीच टू राइट मतलब कि यहाँ पे जो आपकी वॉइस है उसको टेक्स्ट में क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब आप अगर कोई बिल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ भी, तो जो भी आप बोल रहे होंगे वो कैसा हो जाएगा, एज अ टेक्स्ट यहाँ पर सारी चीज़ें आगे आ जाएंगी। और इसमें रिमूव फिलर वर्ड्स भी क्या है, फिलर वर्ड्स भी हैं, ग्रामेटिकल अगर कोई करेक्शन है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सही होता जाएगा अपने आप ही, ठीक है ना, इंप्रूव होकर, मतलब कि सही जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी। तो अब जापान में भी क्या किया गया है, एआई टूल को यहाँ पे असिस्ट किया गया है इन द प्रिपरेशन ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ इट्स लेजिस्लेचर एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऑफ अ रिलेवेंट हाईलाइट्स इन द पार्लियामेंट्री डिबेट्स। तो इसमें यहाँ पे जो लेजिस्लेचर की जो रिस्पॉन्सेस हैं उसकी प्रिपरेशन के बारे में, और यहाँ पे जितने भी पार्लियामेंट्री डिबेट्स होते हैं जापान में, तो उसमें जो रिलेवेंट हाईलाइट्स हैं उसके सिलेक्शन के लिए यहाँ पे उसको ऑटोमेट कर देगा, मतलब जो भी रिलेवेंट पॉइंट होगा उसको ऑटोमेट कर देगा। ब्राज़ील में भी यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया है यूल से। तो देखिए आपके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें, ये सारे यहाँ पे फैक्ट्स निकल कर आ जाते हैं कि किस कंट्रीज़ में कैसा कैसा क्या किया गया है। ओके, तो इसमें इंडिया में भी ये कहा जा रहा है कि इंडिया में भी क्या ज़रूरत है, जैसे कि इंडिया की बात करते हैं कि हमारे कुछ जो लॉज हैं बहुत ज़्यादा क्या है, आउटडेटेड है। इवन वो क्या है, आज के टाइम पर अगर देखें तो 100 ईयर से भी क्या है, पुराने। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। अब ये जो एक्ट था वो यहाँ पर कोविड-19 को क्या कर पाया, फेल कर गया। मतलब कि कोविड-19 जो पेंडेमिक थी, इस सिचुएशन को एड्रेस करने में यहाँ पर फेल हो गया। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या ज़रूरत है कि हमारे जो लॉज हैं उन्हें अच्छे से, हमारी जो आज की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसे चेंज करना होगा, अमेंड करना होगा और फिर उसे कोडिफाई करना होगा। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। देखिए, कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ गिवन अ स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट टू डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट प्रोवाइड किया है, एक स्ट्रॉन्ग पुश प्रोवाइड किया है, किसके लिए, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के लिए और डिजिटलाइजेशन ऑफ सर्विसेज के लिए। ओके, दिस मोमेंट नीड्स टू बी केप्ट up and utilized in the field of law, policy making, parliamentary activities, harnessing the power of artificial intelligence। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि हम आज के टाइम पे डिजिटल इंडिया की तरह बढ़ चुके हैं। ओके, तो अब ये जो मूव है इसको हमें, इस मोमेंटम को यहाँ पे सामने अपने पास रखना होगा और इसको और पुश देना होगा, ताकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉलिसी मेकिंग में, हमारी जो पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ हैं, हार्नेसिंग, उसको यहाँ पे क्या कर सके, इन्वॉल्व कर सके, लेकर आ सके, जिससे हम यहाँ पे एक बेटर, AI is a powerful tool, but at the end of the day, we should be mindful of the facts that it is a means of an end to end and end in itself। तो देखिए, हमें जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, बट हमें ये भी इंश्योर होना, माइंडफुल होकर क्या होना, इसका यूज़ करना होगा। अदरवाइज जहाँ हम इसके बेनिफिट्स के बारे में देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे लिए एक खतरे का भी निशाना बन जाए, कि हम यहाँ पर जहाँ पे एंड टू एंड इसके फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और कहीं ये हमारी मतलब कि एंडिंग में ही सामने ना आ जाए। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारा ये इससे रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर क्या है, ड्रैकोनिक रूल्स, ड्रैकोनियन रूल्स। इसमें जो हमारे IT रूल्स 2000 IT रूल्स की बात करते हैं, इंटीमेटरी गाइडलाइंस जो आई हैं, एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023 आया। तो इसमें इन्होंने यूनियन गवर्नमेंट एक प्रोविज़न एक्ट किया है, फेक न्यूज़ से कैसे हम यहाँ पे क्या करें, टैकल कर सकें। मतलब फेक न्यूज़ जो आ रही है गवर्नमेंट से रिलेटेड, यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड, यहाँ पर कोई भी फेक न्यूज़ आती है तो उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, PIB के थ्रू उस न्यूज़ को, अगर PIB ने उसे फ्लैग कर दिया कि ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है वो कैसी है, फेक है, तो यहाँ पर जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं, मतलब कि आप इंटरमीडिएटरीज कौन होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। तो इंटरमीडिएट मतलब कि देखिए हमारे पास इंटरनेट है, यहाँ पर इंटरनेट से क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप ऐसा कह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, नेटफ्लिक्स,
तो जितने भी आप यहाँ पे क्या ये इंटरमीडिएट्स होते हैं, और हम जो पर्सन होता है जिसको यहाँ पे न्यूज़ मिलती है, तो हम यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कंज्यूमर हो जाते हैं। तो इंटरनेट है, इंटरनेट से इंटरमीडिएटरी, और हम यहाँ पर जो पर्सन है जिनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यहाँ पर कौन होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। तो यहाँ पे इस न्यू अमेंडमेंट में एक न्यू प्रोविजन को ऐड किया गया है। ये प्रोविजन ये है कि अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी फेक न्यूज़ आती है और पीआईबी ने उसे क्या कर दिया, फ्लैग कर दिया कि ये जो न्यूज़ है, पर्टिकुलर न्यूज़ है, वो कैसी है, मतलब कि फेक है। ओके, तो यहाँ पे इसको बताया कि वो जो इंटरमीडिएट्स हैं, जितने भी यहाँ पे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो उसको क्या करेंगे, स्ट्रक डाउन करेंगे उस पर्टिकुलर न्यूज़ को। ओके, तो देखिए, यूनियन गवर्नमेंट हैज एडेड अ प्रोविजन टू फास्ट चेक यूनिट टू आइडेंटिफाई फेक और फॉल्स एंड मिसलीडिंग ऑनलाइन कंटेंट रिलेटेड टू गवर्नमेंट। मतलब कोई भी कंटेंट अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड है और उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसे स्टक डाउन किया जाएगा। ये हमारे मतलब सेफ हार्बर के थ्रू किया जा रहा है कि सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट के थ्रू ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, लाइबल होते हैं उनकी वेबसाइट में कौन सी चीज़ें पोस्ट की जा रही हैं उसके लिए। ओके, नेक्स्ट इसमें यही बताया जा रहा है कि ये जो रूल्स हैं क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हमारा जो फ्री आप ऐसा कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्व करने के लिए है। यहाँ पे देखिए एक तरीके कौन आ जाता है, गवर्नमेंट आ जाती है, और गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर कौन आती है, हमारी मीडिया आती है ना। तो जो मीडिया का यहाँ पर क्या होता है, मीडिया तो क्रिटिसाइज करेगी ही गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, यहाँ जहाँ पर गलत होगा तो उसे यहाँ पे क्रिटिसाइज किया ही जाएगा। ओके, बट ये जो रूल्स के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मीडिया की जो वॉइस है उसको यहाँ पे सप्रेस किया जा रहा है, उसे कब किया जा रहा है। ओके, तो इसमें ये जो हमारा आर्टिकल 19 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीडिया राइट्स एंड पब्लिक राइट्स टू फ्री स्पीच डिराइव फ्रॉम इट्स आर्टिकल। तो हमारे पास यहाँ पे जो फ्री स्पीच का राइट है वो किससे डिराइव होता है, आर्टिकल 19 से। तो ये जो हमारा फ्रीडम है उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें बस यही बताया जा रहा है कि इस आर्टिकल में इसी को डिस्कस किया गया है कि जो न्यू अमेंडमेंट्स रूल ऑन इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन अमाउंट टू सेंसरशिप। तो इस पर यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से हमारी जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, उसको यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का ये इंटेंट है कि उसे यहाँ पे चिलिंग इफेक्ट डालकर उसको कर्व किया जा रहा है, उसे सप्रेस किया जा रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाई अ नॉन इन्वेसिव टेस्ट फॉर एंडोमेट्रियोसिस इज टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम। अब ये एंडोमेट्रियोसिस क्या है, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो आर्टिकल है ये टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में इसमें मेनली ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब कि एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस करने में, क्योंकि इसको डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या फेस करना पड़ता है, स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। देखिए, डॉक्टर ऑफन स्ट्रगल टू डायग्नोस एंडोमेट्रियोसिस बिकॉज ऑफ इट्स वेराइटी ऑफ सिम्टम्स। इसमें मतलब क्या होता है, बहुत सारे वेराइटी ऑफ सिम्टम्स हैं। जैसे कि विमेंस में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू विमेंस को बहुत सारी हार्डशिप के थ्रू जाना पड़ता है। आपको यहाँ पे मतलब कि बहुत सारे सिम्टम्स जैसे कि पेन होता है मेंस्ट्रुएशन के थ्रू, यूरिनेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सारी चीजें होती हैं। तो मेंस्ट्रुअल के टाइम पे बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, वो फेस करनी पड़ती हैं। अब जो ये एंडोमेट्रियोसिस है इसमें भी कुछ इसी तरीके के सिम्टम्स हैं जिसके कारण यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब ये एंडोमेट्रियोसिस क्या है, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं, तब जाके आपको ये जो आर्टिकल है वो क्लियर होगा। आप इस डायग्राम को देखिए, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये। ओके, अब इसमें क्या होता है आप सभी को पता है, ये ओवरी है जहां पर एग होते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब होती है, ये होता है यूट्रस होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू क्या होता है, जब एग्स यहाँ ओवरी से फेलोपियन जो ट्यूब होती है इसके थ्रू यहाँ पे जब ट्रेवल करते हैं तो उस टाइम पर ये जो यूट्रस होता है उसके आसपास यहाँ पे एक लाइनिंग क्रिएट होने लगती है, लाइनिंग बनने लगती है, क्योंकि ये जो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है कि यहाँ पे एग का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उस केस में यहाँ पे जो बेबी होगा है ना, फीटस होगा, उसको पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए यूट्रस अपने आप को प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस केस में जो ये लाइनिंग होती है अपने आप क्या होने लगती है, जो एग होता है ये वेजाइना से यहाँ से बाहर आ जाता है और ये जो लाइनिंग होती है यहाँ पर धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर एज अ ब्लड बाहर आती है। ओके, बट ये एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, आपको यहाँ पे कुछ ये दिख रहे हैं, ये इस तरीके की लाइनिंग पूरी बॉडी में, मतलब जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यहाँ पर बनने लगती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक हेल्दी इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें होने लगती हैं। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं, हमारे जो पीरियड्स होते हैं
विमेंस में जो पीरियड्स होते हैं, कैंपिंग होते हैं, पेल्विक पेन होता है, क्रैम्पिंग और ज़्यादा यहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और एब्डोमिनल पेन भी होता है, इवन जो लोअर बैक है वहाँ भी क्या होता है, पेन होता है। पेन विद इंटरकोर्सेस, पेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर सेक्स इज अ कॉमन आफ्टर एंडोमेट्रियोसिस। अगर किसी भी विमेन को यहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस है तो ड्यूरिंग सेक्स और आफ्टर सेक्स यहाँ पे क्या होता है, इंटरकोर्स के बाद उनको बहुत ज़्यादा क्या होता है, पेन होता है। यूरिनेशन एंड बॉबल मूवमेंट्स में यहाँ पे उनको पेन होता है मेंस्ट्रुअल टाइम पे, तो जो सिम्टम्स होते ही हैं, बट वो जो एक्सपीरियंस होता है वो विमेन को पूरे साल, मतलब अगर वो एंडोमेट्रियोसिस से डायग्नोस है उनको यहाँ पे फेस करना पड़ता है। यहाँ पर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड जब होते हैं तो उस टाइम पे ब्लीडिंग जो होती है और ज़्यादा क्या हो जाती है, एक्सेसिव हो जाती है। इनफर्टिलिटी, समटाइम्स वुमेन को यहाँ पे इनफर्टिलिटी को भी यहाँ पे फेस करना पड़ता है, ओके, जिसके कारण वो उनको एक्सपीरियंस का फैटिग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, नोजिया, स्पेशली ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम पर उनको ये सारी चीज़ें क्या होनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती हैं, ओके। तो आपको आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी एंडोमेट्रियोसिस के थ्रू। तो ये क्या है, आप देख सकते हैं, ऑफन पेनफुल डिसऑर्डर इन विच टिश्यू सिमिलर टू द टिश्यू दैट नॉर्मली लाइंस द इनसाइड ऑफ योर यूट्रस, द एंडोमेट्रियम ग्रोन आउटसाइड योर यूट्रस। तो ये एंडोमेट्रियम क्या होते हैं, जो यूट्रस है ना, इसके आउटसाइड ये इस तरीके से यहाँ पे ग्रो करने लगते हैं। तो अब देखिए इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया कि इसको डायग्नोस करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि जो अगर हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल पीरियड में जो हमारे सिम्टम्स होते हैं, सेम सिम्टम्स हमें इसमें भी फेस करने पड़ते हैं। और इसके लिए नॉन इन्वेजन, इसमें डॉक्टर्स ने एक ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, जो विमेंस का मेंस्ट्रुअल ब्लड है उसको यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो इसमें से एक फैक्टर पता चला है कि जिस भी विमेन को यहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस होता है उसका जो mRNA होता है, mRNA वो थोड़ा डिफरेंट होता है हेल्दी विमेन से। जो हेल्दी वीमेन होती है जिनको एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, तो अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों का आरएनए तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से कहा जा रहा है कि हम इस ब्लड टेस्ट बेस्ड रिसर्च से क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे डायग्नोस कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियोसिस क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज नहीं है, इसका यहाँ पर हमारे पास ट्रीटमेंट भी है, बट स्टिल ये जो इसको हम अच्छे से डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो केसेस है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 190 मिलियन जो है वर्ल्ड वाइड केसेस हमें देखने को मिलते हैं एंडोमेट्रियोसिस के। और इंडिया में बात करें तो इंडिया में 42 मिलियन जो है केसेस देखने को हमें मिलते हैं एंडोमेट्रियोसिस के, ओके। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड, मेट्रियोसिस से रिलेटेड। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज सुप्रीम कोर्ट टू हियर टुडे प्ली ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई, मतलब कि एक पिटीशन फाइल की गई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम देखें नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 एंड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्ट 2004 के थ्रू क्या करना है, माइनॉरिटीज को, जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाना है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस है जिसके थ्रू यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, जिसके कारण जो स्कीम्स आती हैं, वेलफेयर स्कीम्स आती हैं उनके लिए, वो उनसे यहाँ पर क्या हो जाती हैं, एक तरीके से वंचित रह जाती हैं, पीछे हट जाती है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे पिटीशन फाइल गई कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगी, आज उसकी सुनवाई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज नो साइंटिफिक डेटा टू अपोज सेम सेक्स मैरिज सेज साइकेट्रिस्ट बॉडी। तो यहाँ पे देखिए ये कहा जा रहा है कि जो कोई भी साइंटिफिक डेटा नहीं है जो ये अपोज करे जो सेम सेक्स मैरिज होती है, वो क्या है, बच्चे को, जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत इंडियन सोसाइटी में अभी देखें तो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी IPS द प्रोफेशनल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ साइकेट्रिस्ट इन इंडिया मार्शलाइज वेयर सेम सेक्स मैरिज एंड अडॉप्शन हैज बीन लीगलाइज्ड टू प्रूव दैट देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस इन द बिलीव दैट सेम सेक्स कपल्स आर नॉट फिट टू बी अ पेरेंट। तो देखिए आप सभी को बहुत दिनों से केस चल रहा है कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसको अलाउ कर देना चाहिए, उसको लीगलाइज कर देना चाहिए। उनके लिए जो ये होते हैं, जो LGBTQIA के कम्युनिटी के जो पीपल होते हैं, उन्हें अडॉप्शन के लिए यहाँ पे लीगलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके तहत आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा केस चल रहा है। यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, IPS के जो साइकेट्रिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये कहा कि कोई भी ऐसा एक साइंटिफिक डेटा नहीं है जो कि ये प्रूव कर सके कि सेम सेक्स कपल है वो फिट नहीं है पेरेंट बनने के लिए। मतलब कि यहाँ पे जो एडॉप्शन यहाँ पे रुकवाया जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि अगर वो उस पर बच्चों पर क्या होगा, एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया में ऐसा कहा जा रहा है कि इसका क्या होगा, एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे के ऊपर। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा साइंटिफिक डेटा नहीं है जिसके कारण आप ये कह सकें कि जो सेम सेक्स मतलब LGBTQI के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे पेरेंट बनने के लिए रेडी नहीं है।
आप यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, हमें LGBTQI की जो स्पेक्ट्रम है, जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया में, उन्हें इक्वली ट्रीट करना होगा। उन्हें जितने भी यहाँ पे सिविल राइट्स हैं, जैसे कि मैरिज, एडॉप्शन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जितने भी यहाँ पे राइट्स हैं, जितने भी सिविल राइट्स हैं, उनको यहाँ पे इंश्योर करना होगा कि वो सारे राइट्स को क्या करें, इंजॉय करें। ओके, क्योंकि ये अगर हम ऐसा करते हैं, उन्हें सारे राइट्स एंजॉय करने का राइट देते हैं, तो इससे क्या होगा, वो साइकोलॉजिकली मतलब एक तरीके से मेंटली यहाँ पे स्टेबल होंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं कि उनसे ये जो राइट्स है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उनकी जो मेंटल हेल्थ इशू है ये उसको क्या करेगा, उसको लीड करेगा और फर्दर आगे बढ़ाएगा। यहाँ पर रिसर्च की गई है कि यूएस में हम देखेंगे, यूके में देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि सेम सेक्स मैरिज और एडॉप्शन को लीगलाइज किया गया है। और पूरी यहाँ पे रिसर्च की गई है कि जो कपल्स यहाँ पे जब एडॉप्शन किया, तो जो बच्चा जो था वो नॉर्मल ही था। जो लेस्बियन कम्युनिटी ने यहाँ पे बच्चे को रेज किया है, जैसे कि आप कह सकते हैं लेस्बियन मदर एंड गे फादर वर रिव्यूड, 1 Belgium, Dutch and 1 Danish, British, 18 North American that look into consideration that emotional functioning, sexual preference, stimulation, gender role, behavioralism, adjustment, gender identity, cognitive functioning। तो वो सारी चीज़ें क्या थी, बच्चों में नॉर्मल ही थी, पाई गई थी। मतलब बच्चे को यहाँ पे कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम, इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। तो इसी के चलते इसमें ये पूरा ये बताया गया कि इंडिया में भी क्या करना चाहिए, इसको यहाँ पे लीगलाइज करना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। सिक्किमिस फील बेट्रेयल एज आर्टिकल 371F इज वॉलेटेड। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, जो आर्टिकल 371F है उसको वॉलेट किया जा रहा है, जिसके कारण जो सिक्किमीज हैं वो एज अ बेट्रेयल यहाँ पे फील कर रहे हैं। इसमें ये कहा जा रहा है, देखिए आप देखेंगे कि 1961 से पहले के, मतलब सिक्किम में यहाँ पे जो पीपल है सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो सिक्किम में रहते हैं, तो 1961 से पहले जो उनके जो फॉर फादर थे, उनका जो नाम है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो उनको वहाँ पे वही चीज़ें मिलेंगी जो आर्टिकल 371F के थ्रू इन्हें यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी आर्टिकल 371F क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, पहले तो हमारा आर्टिकल 370 आता है, जिसको यहाँ पे आप स्क्रैप कर दिया गया, आप सभी को पता था, जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविजन था। उसके बाद आर्टिकल 371 बहुत सारे जो स्टेट्स हैं हमारे उनके लिए हैं। आर्टिकल 371A प्रोहिबिट्स एनी वन हु इज नॉट अ रेजिडेंट from buying land in Nagaland which may only be bought by tribals who are resident of the states। तो इसमें 371A किसके लिए, नागालैंड के लिए। नागालैंड में यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है इंडिया का, वहाँ पर कोई भी लैंड को बाय नहीं कर सकता है। सिर्फ कौन कर सकती है, वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। 371F क्या है, बिस्टोज ऑन सिक्किम गवर्नमेंट the right of ownership of all the lands of the state even if it was owned by private individuals prior to the state's merger with India। स्टेट जब यहाँ पे मर्ज हुआ था उससे पहले भी अगर जो लोग इस स्टेट को, मतलब कि इस लैंड को जो ओन करते थे प्राइवेट इंडिविजुअल, तो उनको यहाँ पे राइट दिया गया कि आपके वो जो राइट्स हैं उनको, मतलब कि वो उन्हीं का रहेगा। ठीक है। आर्टिकल 371 और क्या कहता है, नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट शैल हैव ज्यूरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट और अदर मैटर अराइजिंग आउट ऑफ ट्रीटी, एग्रीमेंट, एंगेजमेंट और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू सिक्किम। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का और किसी भी अदर कोर्ट का क्या है, ज्यूरिडिक्शन नहीं है। अगर सिक्किम में कोई भी डिस्प्यूट आ जाता है ट्रीटी से रिलेटेड, एग्रीमेंट से रिलेटेड, एंगेजमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है और अदर कोर्ट का यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन नहीं है। हाउएवर स्पेसिफिक कंडीशन अलाउ द प्रेसिडेंट टू स्टेप इन इफ द नीड अराइजेस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। बट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो स्टेट प्रेसिडेंट है हमारे, उनको अलाउ किया गया है कि कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट यहाँ पे स्टेप इन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे 71G क्या है, सिमिलर टू आर्टिकल 371A एज इट लिमिट्स द ओनरशिप ऑफ लैंड ऑन मिजोरम। तो 371A किसके लिए था, नागालैंड के लिए था। ओके, और 371G किसके लिए, मिजोरम के लिए है। सेम प्रोविजन वहां पर भी है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे 371 किसके लिए, यहाँ पे सिक्किम के लिए है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडियन अमेरिकन CR राव विंस नोबेल प्राइज इक्विवेलेंट इन स्टैटिक्स एट एज ऑफ 102। यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया है किसको, इंडियन अमेरिकन CR राव। इनकी जो एज है देखेंगे, एज ऑफ 102 है। तो देखिए क्या है, अवार्डेड 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक द इक्विवेलेंट ऑफ नोबेल प्राइज फॉर स्टैटिक्स। तो ये जो प्राइज प्रोवाइड किया गया इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स, ये किसके इक्विवेलेंट है, नोबेल प्राइज के इक्वल है। इन्होंने इनकी जो मेजर अचीवमेंट्स रही वो किसमें रही आप देखेंगे, यूजिंग स्टैटिक्स टू एडवांस साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इनकी जो अचीवमेंट क्या क्या है कि उन्होंने क्या किया, एडवांस स्टैटिक्स को यूज किया किसमें, एडवांस साइंस में, टेक्नोलॉजी में और ह्यूमन वेलफेयर में। द वर्क ऑफ प्रोफेसर राव 102 हैज इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड
of American Statistical Association, not just statistics but also economic, genetics, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, नेशनल प्लानिंग, डेमोग्राफी, बायोमेट्री एंड मेडिसिन। तो इन्होंने सिर्फ स्टैटिक्स की बात नहीं की जा रही, इन्होंने सिर्फ इन सारे सब्जेक्ट्स में भी क्या किया है, इनकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, जिसके कारण इन्हें क्या प्रोवाइड किया गया है, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स इनको यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल एडवर्ड्स न्यूज़ एनालिसिस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।